अच्छा भाई, हम लोग जो है सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पीएचपी माई एडमिन से। ठीक है, अब पीएचपी माई एडमिन से हम लोग क्या कर रहे होंगे, पीएचपी माई एडमिन से हम लोग अपना जो हमारा जो माई स्क्यूएल है उसको पूरे को हैंडल कर रहे होंगे। अबे क्यों हंस रहा है, दोबारा बार चमाटे मारूंगा मैं। पढ़ लो। ठीक है। अच्छा अब सुनो। माई को एक्सेस करने के लिए जो है आपके पास सबसे पहला ऑप्शन होता है, आप कमांड लाइन से जो है इसको पूरा का पूरा मैनेज कर सकते हो। आप इसके अंदर डेटाबेसेस बना सकते हो। आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, जितने भी टेबल्स हैं उनको उनको मैनेज कर सकते हो, डेटा इंसर्ट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। लेकिन उन सब चीजों पर जाने से पहले आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं, टेबल्स किस तरह से बनते हैं। तो उसके लिए एक इजी जो आपके पास सबसे आसान हल जो है आपके पास वो यही है कि आप किसी ना किसी GUI बेस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू क्या करो, पूरा डेटाबेस मैनेज करके देखो। तो हम यहाँ पे उसके लिए यूज करेंगे पीएचपी माई एडमिन को। अब पीएचपी माई एडमिन क्या है, आपके पास एक एडमिन डैशबोर्ड है जहां से आप क्या कर सकते हो, पूरा अपना माई मैनेज कर सकते हो। पीएचपी माई एडमिन क्योंकि आपके पास जो है पीएचपी पर लिखा हुआ है, तो इसके लिए आपके पास आपके लोकल सर्वर में कोई ना कोई आपके पास सर्वर जो है वो होना चाहिए, जिसमें सबसे जो पीएचपी है वो नेटिवली जो सपोर्ट करती है वो अपाची को सपोर्ट करती है। ठीक है, यानी कि आपके पास कौन सा सर्वर होना चाहिए, अपाची स्टार्ट होना चाहिए। दूसरा आपके पास जो है माई भी आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होना चाहिए। अब डेटाबेसिस की बात करें तो मैं आपको थोड़ा आसान करके समझाता हूँ कि अगर आपके पास एक डेटाबेस सर्वर है तो उस सर्वर के अंदर मल्टीपल डेटाबेसेस हो सकते हैं। ठीक है, और उस सर्वर के अंदर मल्टीपल यूजर्स भी हो सकते हैं। सही है। अब आप क्या कर सकते हो, आप हर यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि इस यूजर को इस डेटाबेस का एक्सेस नहीं देना, इस यूजर के पास एडिट करने की जो है वो प्रिविलेजेस नहीं है, इस यूजर के पास जो है डिलीट करने की, ट्रंकेट करने की ये सारी प्रिविलेजेस नहीं है। लेकिन इन सब यूजर्स के ऊपर सबसे ऊपर एक यूजर होता है जिसको रूट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रूट। अब क्योंकि मैंने जो है इस सिस्टम के अंदर यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है जैम, और जैम के साथ जो आपको माइस्क्यूल मिलता है उसके अंदर एक यूजर पहले से आपको मिलता है जिसको बोला जाता है रूट, और रूट का कोई पासवर्ड नहीं होता। ठीक है, रूट का कोई पासवर्ड, जैम के साथ जो आप इंस्टॉल करोगे उसका कोई पासवर्ड नहीं होगा। अब आप लोगों के साथ मसला क्या आएगा, जब आप लोग जैम इंस्टॉल कर रहे हो, आप जैम कहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो, उसके लिए क्या क्या आप लोगों को चीजें चाहिए होंगी। देखो आप लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि आपको अभी मैं सर्च करके दिखा देता हूँ कि कहाँ से मिलेगा। आप लोगों को क्या करना है, आपको यहाँ पे जाके अपने क्रोम के अंदर सिर्फ लिखना है जैम डाउनलोड, और आपके पास देखो अपाची फ्रेंड्स और ORG। ठीक है, इस लिंक से जो है आपको जैप मिल जाएगा। अब जैप जो है आपके पास विंडोज के लिए भी है, लिनक्स के लिए भी है, और मैक ओएस के लिए भी। आपको जो सा भी ओएस चला रहे हो उसके लिए आप क्या कर लोगे, इसको डाउनलोड कर लोगे। हम यहाँ पर जो है आप इसको इंस्टॉल करेंगे PHP 7.4.29 के साथ। ठीक है, यहाँ से आपने कुछ भी नहीं करना, डाउनलोड 64 बिट। ठीक है, यहाँ से आपके पास ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। जब आपके पास ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी, फिलहाल के लिए मैं तो इसको कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये पहले से डाउनलोडेड है। आपने इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना। जब आप लोग इसको इंस्टॉल कर लोगे, इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों के पास मसला ही आएगा कि यार आप लोगों को अपाची स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, आप लोगों का क्या स्टार्ट नहीं होगा, अपाची स्टार्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अपाची बाय डिफॉल्ट जैम के अंदर अपाची की जो पोर्ट सेट की हुई होती है वो क्या होती है, वो होती है आपके पास 80। अब मोस्टली ऐसा होता है पोर्ट 80 पर स्काइप जो है, स्काइप जो होता है आपका वो पोर्ट 80 को यूज कर रहा होता है, तो इसलिए वो पोर्ट फ्री नहीं होती, तो वो आपके अपाची को पोर्ट मिलती नहीं है। तो अब इसके लिए हल क्या भाई, इसके लिए सीधा सा हल है, हम एक यूनिक पोर्ट वहां पर सेव करते हैं। बाय डिफॉल्ट किसी भी सर्वर के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर जो है आपके पास 3000 तक पोर्ट जो होती हैं वो बिजी होती हैं, डेडिकेटेड है किसी ना किसी काम के लिए। लेकिन आप फिर भी उसके बीच में से कोई अगर फ्री मिलती है तो वहां पे अपना अपाची स्टार्ट कर दो, चलेगा, ओके। लेकिन हम क्या कोशिश करते हैं 3000 के बाद की कोई पोर्ट दें, जैसे कि 8080 आसान रहती है याद रहने की। अब ये चेंज कहाँ से होगा, जब आप लोग इंस्टॉल कर लोगे तो उसको चेंज कहाँ से करोगे, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो जब आप लोग ये जैम्प इंस्टॉल कर लोगे, इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना है। फाइल एक्सप्लोरर ओपन करने के बाद दिस पीसी में जाओगे। आप लोगों से इंस्टॉल के टाइम पर उसने डायरेक्टरी पूछी होगी, एक फोल्डर पूछा होगा कहाँ पे मैं इंस्टॉल करूँ, आपका जो जैम्प है कहाँ पर इंस्टॉल करूँ। तो यहाँ पर जब इंस्टॉल किया गया तो उसके लिए चूज की गई थी सी ड्राइव। सी ड्राइव के अंदर आपके पास यहाँ पर जो है जैम्प के नाम का एक फोल्डर आ जाता है, दिख रहा है आप लोगों को। इस फोल्डर के अंदर आप लोग जाओगे,
और यहाँ पर आपके पास जितनी भी फाइल्स है सारी की सारी फाइल्स आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पर htdocs है, ठीक है, यहाँ पर आप सारा क्या रख रहे होगे, अपनी सारी फाइल सर्वर की सारी यहाँ पर रख रहे होगे। सबसे पहले तो हमारा काम ये, हम अपाची को स्टार्ट करें तो उसके लिए आपके पास है xampp control.exe। ये आपके पास इस तरह से एक पैनल सामने आ जाता है, सही है। यहाँ पे अपाची भी आपके पास एक सर्वर है, माइस्क्यूएल जो है आपके पास डेटाबेस है, फाइलज़िला जो आपके पास एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए छोटा सा सर्वर, मर्करी मेलिंग ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टॉमकैट जो है आपके पास स्प्रिंग बूट के लिए, ये भी आपके पास एक ओपन सोर्स क्या कहते हैं सर्वर है। अच्छा, यहाँ से उसके बाद देखो आपको सिर्फ दो चीजें चाहिए, अपाची चाहिए, माइस्क्यूएल चाहिए, ये दो चीजें आप लोगों ने यूज करनी है फिलहाल के लिए। आपकी कुल कायनात इन दो बटन पे अब, सही है। अब बात ये कि सर ये आपका 88 कैसे हो गया, सही है, मैं बताता हूँ कैसे हो गया। मैंने इसको स्टॉप किया, इसको स्टॉप किया, कॉन्फिग के ऊपर राइट क्लिक, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, सॉरी लेफ्ट क्लिक ही करूंगा। सबसे पहला आ रहा है अपाची httpd.config, ठीक है, ये मेन कॉन्फ़िगरेशन की फाइल, इसको खोल लिया, ठीक है। परेशान नहीं होना, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है सिर्फ, सही है। हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हम सिर्फ क्या करते हैं, टेक्स्ट फाइल को एडिट कर रहे होते हैं, सही है। तो यहाँ से मैं कंट्रोल F करता हूँ, कंट्रोल F करके आप लोगों ने क्या सर्च करना है, आप लोगों ने 80 सर्च करना। क्यों? क्योंकि आप लोगों के पास क्या होगी, 80 होगी। तो यहाँ से मैं जैसे ही फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ पर इसको इस वक्त 80 मिल नहीं रही, लेकिन आप लोगों को मिल जाएगी। कहाँ कहाँ मिलेगी मैं बताता हूँ। मैं यहाँ से सर्च करता हूँ 80 फाइंड नेक्स्ट पे जाता हूँ तो देखो आपके पास सबसे पहले ये लिसन आ गया। हैश का मतलब यहाँ पर जो है आपके पास कमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर भी 88 कर दो और यहाँ पर भी क्या कर दो, लिसन में 88। एक और जगह पर आपको 88 मिलेगा लास्ट में, सर्वर नेम लोकल होस्ट कॉलन 88। क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। आप लोगों ने ये चेंज करना है बस। उसके बाद इसको बंद किया, कंट्रोल S करके इस फाइल को बंद कर दो। बंद करने के बाद स्टार्ट स्टार्ट दोनों को आपने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, ओके हो गया। यहाँ पर 88 जो लिखा हुआ है आपके पास पोर्ट है, उसके बाद आपके पास जो है 3306, ये जो है आपकी क्या नाम है, माइस्क्यूएल की पोर्ट है। मोस्टली ऐसा होता है आपके पास जो होस्टिंग्स होती है वहां पर भी जो है आपके पास सारी यही पोर्ट्स पे चल रहा होता है, और यहाँ पर भी आपके पास जो अपाची है उसके लिए भी, सॉरी क्या कहाँ पर चले गए, सही है। अच्छा 3306 आपको सर्वर पे भी माइस्क्यूएल की यही पोर्ट मिलेगी। आ जाओ भाई, अब हम चलते हैं अपने माइस्क्यूएल के इसमें PHP माई एडमिन में। अब बात ये PHP माई एडमिन ओपन कैसे करेंगे, आपने ब्राउजर में जाके लिखना है लोकल होस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लोकल होस्ट कॉलन 88। 88 क्या है आपके पास, पोर्ट है। पोर्ट का मैंने आपको समझाया था, पोर्ट क्या होता है, हर सर्वर के अंदर बहुत सारी पोर्ट्स होती हैं, ठीक है। पोर्ट्स मतलब ये दरवाजे, ठीक है, जहां से आपका डेटा आ सकता है और डेटा जा सकता है, सही है। इसी तरह से सर्वर में भी क्या कर दिया उन्होंने, दरवाजे नहीं रखा, उन्होंने बोला हम इसको क्या करेंगे, पोर्ट बोलेंगे, सही है। इसको एंटर करता हूँ तो आपके पास यहाँ पर, अच्छा ये PHP माई एडमिन की एक डायरेक्टरी है, आपको इसका एक फोल्डर मिलेगा प्रॉपर, सही है। तो यहाँ से अगर मैं जाऊँ PHP माई एडमिन में तो ये आपके पास ये पूरा का पूरा PHP माई एडमिन क्या हुआ है, स्टोर हुआ। चलो भाई, यहाँ पर आपके पास सारे के सारे क्या बने हुए, डेटाबेसेस पहले से बने हुए हैं। मैं यहाँ पर जाकर लिखता हूँ अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक न्यू डेटाबेस बनाना है। ये जो जितनी भी आपके पास चीजें हैं, ये सारी जितने भी फीचर्स हैं, हम सारे फीचर्स को यूज करेंगे, ठीक है। मैंने वैसे इसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एक दफा पहले दे दी थी, आप लोग बोलेंगे तो एक और सेशन में रख के ये सारी चीजें जब हमारा पूरा डेटाबेस हो जाएगा कवर तब दे देंगे। सबसे पहले एक न्यू डेटाबेस बनाएंगे, न्यू पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। डेटाबेस बनाना है, डेटाबेस बनाने का समझ लो ये लॉ है, आपने DB लाजमी लिखना है पहले। DB लिखा, उसके बाद जो भी आपके डेटाबेस या आपके प्रोडक्ट का नाम है वो आप यहाँ पे लिख दोगे। लेट्स से हम यहाँ पे आज जो है एक चैट ऐप बनाने जा रहे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया DB चैट, सही है। मैंने यहाँ पे एक चैट चैट के लिए चैट ऐप बनाने जा रहे थे तो हमने क्या लिख दिया, DB चैट। और उसके बाद यहाँ से मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ, मेरे पास ये डेटाबेस बन गया, सही है। ये देख रहे हो डेटाबेस मेरे पास आ गया। अब इस डेटाबेस के अंदर इस वक्त कोई भी टेबल्स नहीं है। अब आपको क्या बनाने हैं इसके अंदर, टेबल्स बनाने। डेटाबेस बन गया, अब क्या बनाएंगे हम लोग, टेबल्स बनाएंगे। तो टेबल के लिए हमारे पास सबसे पहला टेबल आ जाता है TBLU। जिस तरह से मैंने डेटाबेस से पहले DB लगाया, इसी तरह से टेबल से पहले भी आप क्या लगाओगे, TBL लगाओगे। ये भी क्या है, लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है आपके पास, आप इसको गलत नहीं कर सकते। उसके बाद इसके अंदर हम फील्ड्स रख देते हैं, कोई 7 फील्ड्स रख देते हैं, ठीक है सर। 7 क्यों रखा,
जितनी चाहो, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक इसके अंदर कॉलम्स ऐड कर सकते हो। वैसे हर सर्वर के अंदर सर्वर के हिसाब से लिमिट होती है आपके पास कॉलम्स की। मोस्टली एक एवरेज अगर आप कोई शेयर्ड होस्टिंग परचेज करते हो तो उसमें 70, 69 या 56 कॉलम की लिमिट होती है। इससे ज्यादा कॉलम्स आप नहीं रख सकते। लेकिन अगर आपके पास सर्वर अच्छा है तो आप उसके अंदर जितने कॉलम्स चाहो उतने कॉलम्स रख सकते हो। TBLU। लिमिट कैसे पता चलेगी? बनाओगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ से गो करते हैं। तो ये मेरे पास देखो कुछ इस तरह का पैनल आया था। सही है। अब ये मैंने 7 लिखा था तो गिनती करो ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही है। इसी तरह से आप यहाँ पर क्या करोगे सबके लिए, अब एक एक कॉलम को डिफाइन करोगे। तो मैंने आप लोगों को अभी समझाया कि हर कॉलम के अंदर फर्स्ट रूल ऑफ नॉर्मलाइजेशन आपको क्या बोलता है कि आपके हर कॉलम के अंदर एक प्राइमरी की लाजमी होनी चाहिए जो कि दूसरों से क्या होगी, यूनिक होगी। हमारे पास प्राइमरी की है तो मैं यहाँ पे यूआईडी कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये यूजर की यूआईडी, आईडी इसलिए नहीं रख रहा क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। इस टेबल के अंदर प्राइमरी की नाम क्या रख दिया, आईडी रख दिया। एक और टेबल आया उसके अंदर प्राइमरी की का नाम क्या रख दिया, आईडी रख दिया। बाद में कभी आगे जाकर मुझे क्या करना पड़ गया, ज्वाइन लगाना पड़ गया। और ज्वाइन लगाने की वजह से मसला क्या आ जाएगा कि मैं एम्बिगियस हो जाऊंगा कि यार ये वाली आईडी मेरे उस वाले टेबल की है या दूसरे वाले टेबल की। सही है। फिर आपको एज करके उसका नाम चेंज करके आगे जाना पड़ता है। थोड़ा सा आगे स्क्रॉल करता हूँ। स्क्रॉल करने के बाद देखो आपके पास ये सारे के सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। आप ये सारी की सारी चीजें इसके ऊपर डिफाइन कर सकते हो। तो मैं यहाँ से AI ऑटो इंक्रीमेंट का जो है इसके अंदर एक चेक लगा दूं। जैसे ही मैं देखना, गौर करना, ऑटो इंक्रीमेंट का चेक लगाऊंगा तो ऑटो इंक्रीमेंट बोलता है कि ये प्राइमरी की होनी चाहिए। उसने ऑटोमेटिकली इसको क्या कर दिया, प्राइमरी की कर दिया। और ऑटो इंक्रीमेंट से क्या होगा, फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड एंटर होगा, मुझे आईडी देने की जरूरत नहीं होगी। सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, आईडी में 1 रख देगा। नेक्स्ट टाइम क्या रख देगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिस तरह से आगे कंटिन्यू करना चाहो। उसके बाद हम यहाँ पे रखेंगे यूनेम। यूनेम रखेंगे। यूनेम आपके पास फिक्स लेंथ नहीं होती, छोटा बड़ा आपके पास होता रहता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा वारचार और उसको मैं दे दूंगा 222। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 200 में नाम लेना चाहते हो 200 कैरेक्टर्स का 200 में ले लो। 222 मैंने इसलिए लिखा कि इजी है 3 दफा प्रेस करना। इसके बाद आपके पास आता है यू ईमेल। ईमेल तो आपके पास आ जाएगी। और ईमेल को मैं कर देता हूँ वार्चर, इसको भी कर दूंगा 222। अब मसला क्या है, अगर आप रियल सिनेरियो पे बात करो, अगर आप रियल सिनेरियो पे बात करो तो ऐसा होता है कि जिस तरह से जिस तरह से डोमेन्स आपके पास होती है ना, जिस तरह से आप लोगों की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी है, इसी तरह ईमेल्स भी आपके पास उसी तरह बिहेव कर रही होती है। ईमेल, हर किसी का ईमेल दूसरे ईमेल से क्या होता है, यूनिक होता है। अगर आप एक अच्छे डेटाबेस इंजीनियर हो तो आप क्या करोगे, जब भी डेटाबेस के अंदर कहीं पर ईमेल, अगर यूजर की रजिस्ट्रेशन का आपके पास टेबल है उसके अंदर डेटाबेस इंसर्ट कर रहे हो, तो उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप ये करोगे कि उस ईमेल को हमेशा कोशिश करोगे वो क्या रहे, आपके पास यूनिक रहे। सही, यूनिक होनी चाहिए। डेटाबेस आपको खुद रिस्ट्रिक्ट कर दे कि एक यूजर अगर रजिस्टर्ड हो गया वो दोबारा से ना रजिस्टर हो। ऐसा ही है। मोस्टली ये आपकी लॉजिक के ऊपर भी डिपेंड करता है। ऐसा भी हो सकता है आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हो जिसके अंदर आपको एक ही यूजर को 2 दफा रजिस्टर करवाना हो अलग अलग रोल से। आपकी लॉजिक के ऊपर डिपेंड। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम यहाँ पर अपने, मेरा जो कॉलम है ईमेल का, इसको हम बता देंगे कि आप क्या हो, यूनिक हो। ठीक है। जैसे ही मैंने इसको यूनिक किया, अब ईमेल एक दफा अगर ईमेल आ गई तो दोबारा वैसी ईमेल नहीं आ सकती। सर अभी तो आपने बताया कि प्राइमरी की भी यही काम करती है। ठीक है। तो अब आप बता रहे हैं कि यूनिक की भी यही काम करती है, दोनों में फर्क क्या? तो फर्क ये है कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज और भी बताई थी कि प्राइमरी की कभी भी नल इंसर्ट नहीं होती, जबकि यूनिक की एक दफा नल जा सकती है। यूनिक की असल में चेक कर रही होती मेरे जैसा दूसरा टेबल में ना हो। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब आप नल भेजोगे उसको नल कोई भी नहीं मिलेगा, वो नल इंसर्ट हो जाएगी। लेकिन यूनिक की ऐसा, प्राइमरी की ऐसा नहीं कर रही होती। ईमेल हो गया। ईमेल के बाद हमारे पास यहाँ पे है यू प्रोफाइल, जो उसकी प्रोफाइल पिक्चर हमारे पास लेकर आ रहा होगा। और इसको यहाँ पर हम कर देंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट इसके लिए कर दिया ताकि हम बेस 64 का स्ट्रिंग यानी कि पूरी इमेज को टेक्स्ट में चेंज करके वो भी स्टोर कर सके। दूसरा, अगर हम चाहें, अच्छा, अगर हम उसका पूरा बेस 64 सेव करेंगे तो उससे होता ये है कि डेटाबेस हैवी हो सकता है क्योंकि काफी ज्यादा टेक्स्ट होता है। 1 MB 2 MB पे भी टेक्स्ट जा सकता है। तो बेस्ट ऑप्शन ये होता है आप उसका सिर्फ क्या स्टोर करो, नेम, और फाइल कहाँ स्टोर करो, अपनी स्टोरेज के अंदर। तो यहाँ पे मैंने इसको टेक्स्ट कर दिया।
टेक्स्ट करने के बाद हम उसकी कुछ एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पे रख देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे रख देता हूँ जेंडर। ठीक है, और जेंडर के अंदर जो है मैं यहाँ पर इससे हम ले लेते हैं डेटा टाइप में 4, और 4 हम रखेंगे सिर्फ यहाँ पे 5 का। ठीक है, मेल फीमेल 6 कर देते हैं इसको, सॉरी 7 कर देते हैं, एक एक्स्ट्रा रखते हैं, कोई बात नहीं। सही है, जेंडर हो गया। अच्छा, अब जेंडर के बाद जो है हमारे पास हम यहाँ पे याद रखना, आप लोगों को क्या करना होता है, अपने लॉग्स मेंटेन करने होते हैं। ठीक है, लॉग्स मेंटेन होते हैं कि ये यूजर किस वक्त हमारे पास रजिस्टर हुआ। ठीक है, जो कि मोस्टली ऐसा होता है हम यूजर को दिखाएं ना, लेकिन अपने डेटाबेस में हम फिर भी क्या कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड रख रहे होते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर कुछ अलग से कुछ कॉलम्स ऐड कर देते हैं ट्रैकिंग के लिए, वो क्या होते हैं अभी ऐड करते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो है एक कॉलम अभी बचा हुआ है, तो उस कॉलम का नाम है हमारे पास PWD, जो कि उसका क्या होगा, पासवर्ड। और पासवर्ड के लिए हम यहाँ पे रखेंगे टेक्स्ट, और मैं इसको भी खाली छोड़ दूंगा, जितना भी आ जाए कोई मसला नहीं है। टेक्स्ट भी रख सकते हैं, लेकिन पासवर्ड इतना बड़ा होता नहीं है आपके पास, तो इसको हम टाइनी टेक्स्ट कर देते हैं। लास्ट में आपके पास यहाँ पर एक फील्ड आती है क्रिएटेड एड, जिसकी मैं भी बात कर रहा था कि आपके पास रिकॉर्ड मेंटेन होगा। क्रिएटेड एड मतलब ये वो फील्ड होगी जो हम अपने कोड से इसके अंदर डेटा नहीं भेजेंगे, ये ऑटोमेटिकली क्या कर रही होगी, अपने आप को खुद सेट कर रही होगी। जैसे ही कोई एक न्यू रो आके इंसर्ट होती है, तो उसके अंदर ये क्या कर लेगा, अपना डेटा खुद ब खुद सेट कर लेगा। अब इसके लिए हमें क्या टाइम चाहिए होता है, डेट चाहिए होती है, किस डेट पर किस टाइम पर इसने इस रो के अंदर डेटा आया। तो उसके लिए डेटा टाइप क्या होगी आपके पास, डेट टाइम, ऐसे ही है। ठीक है, तो याद रखना मैंने क्या रखा है, डेट एंड टाइम रखा है। सही है, आप लोग ऐसा मत कर देना कि सिर्फ डेट रख देना और फिर उधर से डिफॉल्ट के अंदर। ठीक है, अब डिफॉल्ट का कॉलम क्या करता है, डिफॉल्ट बोलता है कि अगर कभी ऐसा हो कि रॉ इंसर्ट हुई है और इस कॉलम का डेटा तुमने नहीं भेजा, तो पूछता है यहाँ मैं क्या करूं, यहाँ मैं क्या करूं, तुमने तो कुछ भी डेटा नहीं भेजा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं कभी भी कुछ नहीं भेजूंगा, मैं यहाँ पर करंट टाइम स्टैम्प तुम रख देना, करंट टाइम की स्टैम्प हम वहां पर भेज देते हैं। सही है, करंट टाइम स्टैम्प आपको डेट टाइम दोनों देती है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या रखा, डेट एंड टाइम। तो सिर्फ डेट आप लोग नहीं रख सकते। सही है, डेट रखोगे लोकलोस में चल जाएगा, सर्वर में मसला आएगा, क्यों, टाइप कास्ट का मसला दे देगा, बोलेगा टाइम स्टैम्प में डेट टाइम दोनों आ रही है, मैं इसको डेट में कैसे चेंज कर दूं। सही है, बस यहाँ पर आपका जो है टेबल एक कंप्लीट बन चुका है। बड़ा खूबसूरत सा सिंपल सा हमने टेबल बना लिया है। तो यहाँ से अब मैं करता हूँ इसको सेव, तो ये मेरे पास एक टेबल आ गया। सही है, ओके हो गया, ये आपके पास टेबल आ गया। और अब इस वक्त हम इसके स्ट्रक्चर में है। ये येलो की आपको ये बता रही है कि इसकी प्राइमरी की है, सिल्वर की आपको ये बता रही है कि ये क्या आपके पास एक यूनिक की है। इसके अलावा आपके पास इसके अंदर जितने भी कॉन्स्टेंट्स होंगे, प्राइमरी की और यूनिक की, ये दोनों यहाँ पर भी आपको दिख रहे हैं। अब बात ये है आपके पास कि सर अब हम इसके अंदर डेटा इंसर्ट कैसे करेंगे। सही है, तो यहाँ पर देखो आपके पास एक इंसर्ट का जो है टैब है, यहाँ से जाके आप इसके अंदर डेटा क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। यूआईडी क्योंकि प्राइमरी की है, तो मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं रखूंगा, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, मैं बोलता हूँ आशिर, देन मैं बोल देता हूँ ashir@gmail.com। देन मेरे पास यहाँ पे मेरी प्रोफाइल पिक्चर आ रही है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा pic.png। देन मेरे पास जेंडर आ रहा है, यहाँ पर मैंने एम रख दिया। पासवर्ड आ रहा है, मैं यहाँ पे 123 123 123। पासवर्ड कभी भी जो होता है आप लोग इस तरह से एक्सपोज नहीं करते, तो हमारे पास यहाँ पे एक नॉर्मल सी MD5 की इंक्रिप्शन है, तो मैं उसमें से गुजारूंगा इसको। सही है, ये क्या करेगा, ये मेरे पासवर्ड को ऐसे हैश ऐसे स्ट्रिंग के अंदर चेंज कर देगा जो आम इंसान उसको समझ नहीं सकता ये किस लिए, इसका मतलब क्या है। ठीक है, देखो टाइम स्टैम्प, करंट टाइम स्टैम्प यहाँ पे जा रही है, यहाँ से मैं इसको गो कर देता हूँ। तो गो करने के बाद देखो आपकी कुछ इस तरह की क्यूरी बनती है, जो कि एग्जीक्यूट हो चुकी है, आपको दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। मैं दोबारा से TPLU पे जाता हूँ, तो देखो मेरे पास यहाँ पर ये मेरा पूरा का पूरा डेटा आ गया डेटा, कोई मसला मसाइल तो नहीं है इसके अंदर, गुड हो गया। अब ये है कि सर हम इसको अब थोड़ा सा अगर हम क्यूरीज देखना चाहें, तो क्यूरीज से सर इंसर्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो क्यूरीज से इंसर्ट करने के लिए देखो आपके पास यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है SQL। अब देखो मैं यहाँ पर एक टेबल, एक डेटाबेस सेलेक्ट करके आऊँ, सॉरी एक टेबल सेलेक्ट करके आऊँ, तो मेरे को ये किस तरह से दिखा रहा है, मुझे पहले से क्यूरीज ये यहाँ पर दे रहा है। ये कुछ बेसिक क्यूरीज हैं
जो आपको हेल्प करेंगी एक क्रूड ऑपरेशन बनाने में। आप इनको देख के क्रूड आराम से बना सकते हो। अब एसक्यूएल का मतलब, एसक्यूएल की फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। काफी सारे लोग इसको सिंपल क्यूरी लैंग्वेज भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत सिंपल है। आपकी आम इंग्लिश जो आप लोग बोलते हो उससे बहुत ज्यादा ही क्या करती है, बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस रखती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि मुझे इस टेबल के अंदर जितना भी डेटा है वो सारा चाहिए, तो आप एक क्या बोलोगे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम दिस टेबल, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम दिस टेबल। तो इसमें क्या किया, सिलेक्ट, देन उसने बोल दिया ऑल नहीं लिखूंगा, स्टैरिक लिखूंगा, सारा सब कुछ चाहिए। स्टैरिक का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्टैरिक की जगह वो बोलता है कॉलम नेम। क्या बोलता है, कॉलम नेम। तो स्टैरिक का मतलब यहाँ पर है सारे कॉलम। सही है। अगर आप यहाँ पर सिर्फ एक कॉलम लिखना चाहते हो तो मैंने लिखा टीबीएल यू डॉट क्या चाहिए, सिर्फ ईमेल चाहिए तो मैंने ईमेल लिख दिया। अब क्या लाएगा, सिर्फ सिलेक्ट करो टीबीएल यू में से यू ईमेल, किस में से, टीबीएल यू में से। ठीक है। अच्छा ये जो आपके पास ये बैक टिक लगे हुए हैं, ये क्या है, ये बैक टिक है, सिंगल कोटेशंस नहीं है, आप चाहो इनको हटा दो। ठीक है। ये बेसिकली किस लिए यूज किए जाते हैं, देखो ये कीवर्ड को बायपास करने के लिए। कोई ऐसा कीवर्ड आपके पास आ जाए, जैसे कि आप यहाँ पर लिख रहे हो, लेट्स से आप यहाँ पर लिख रहे हो, किसी को क्या कह सकते, कौन सा कीवर्ड होगा आपके पास, यूनिक, यूनियन। देखो लेट्स से आप यूनियन, आपको यूनियन यूज करना है, और यूनियन तो कीवर्ड है, तो हम इसको कहाँ पास कर देते हैं, हम इसको इस तरह से पास कर देते हैं ताकि नाउ अब आपने क्यूरी एग्जीक्यूट करनी है तो यहाँ से कुछ भी नहीं करो, गो कर दो। तो देखो अब आपके पास सिर्फ एक कॉलम आया, ashir@gmail.com। सही है। लेकिन अब आपको चाहिए कि नहीं सर जी, मैं तो ये चाहता हूँ कि इसमें से सब कुछ आए, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्टैरिक, और बोल देंगे गो। सारा डेटा आ गया, सारे कॉलम्स आ गए। ठीक है, कोई मसला मसाइल। तो सिलेक्ट करवाने के लिए डेटाबेस में से क्या होता है, सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम टेबल नेम, सिलेक्ट स्टैरिक, स्टैरिक का मतलब सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम डेटा, सॉरी टेबल। सही, कोई मसला इसके अंदर। ठीक है। अभी आपके पास जितनी भी ये क्यूरीज होती हैं इनको डिवाइड किया गया है। जैसे कि आपके पास कुछ डीएमएल क्यूरीज होती हैं, डीडीएल क्यूरीज, डेटा मैनिपुलेशन क्यूरीज होती हैं। उसके बाद आपके पास इनको अलग अलग क्या किया, कैटेगराइज किया गया। तो हम इन सारी की सारी क्यूरीज को उन कैटेगराइज्ड वे में ही पढ़ेंगे। आज का हमारा गोल ये है कि हम पीएचपी में एडमिन से जितना आउटपुट ले सकते हैं वो लेकर देखें। तो टेबल बनाना आप लोगों को आ गया। ठीक है। अब टेबल बनाने के बाद हमारा नेक्स्ट जो यहाँ पर गोल है वो ये है कि हम ईआरडी क्या होती है उसको समझ लें। ठीक है। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्या होती है हम उसको समझ लें, क्योंकि जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन बनाओगे तो उसके लिए सबसे पहले क्या चीज बनाई जाती है, डेटाबेस। ठीक है। जिसपे सबसे ज्यादा बहस होती है वो क्या होता है, डेटाबेस होता है। ठीक। अगर आपका डेटाबेस स्ट्रांग है, अगर आपने डेटाबेस स्ट्रक्चर सही बना लिया, फिर उसके बाद आपके जहन में पूरी लॉजिक बैठ जाती है कि अब मुझे कहाँ से क्या डेटा लेकर आना है, कहाँ से क्या डेटा लेके जाना है। सही है। नींद वींद तो नहीं आ रही तुम लोगों को है। डीवी चैट में जाता हूँ, यहाँ से देखो आपके पास एंड में एक मोर का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से आपके पास आ गया डिजाइनर, और डिजाइनर में जाएंगे तो देखो यहाँ पर आपके पास एक टेबल आ गया। ठीक है। अब नींद नहीं आएगी। ठीक है। बड़ा खूबसूरत सा टेबल आ गया। सही है। देखो ये आपके पास क्या आ गया, एक टेबल आ गया। अब इस टेबल में क्या 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 आपके पास, आप एक और टेबल यहाँ पर ला सकते हो अगर आप बनाओगे तो। ये जिस तरह से आपके पास जितने भी ये टेबल्स दिख रहे हैं, देखो आपके पास यहाँ पर उसकी जो भी उसकी इंडेक्स है वो आपको बता रहा है, उसकी टाइप क्या है वो आपको बता रहा है, उसका नाम क्या है वो आपको बता रहा है, सब चीजें यहाँ पर बता रहा है। अब यहाँ से मैं जाता हूँ डीबी चैट पे, और यहाँ पर जाने के बाद हम ऐसा करते हैं कि हम एक और टेबल जो है वो ऐड कर लेते हैं। ठीक है। और वो टेबल हमारा होगा चैट का, जिसके अंदर हम क्या रख रहे होंगे, यूजर्स की चैट रख रहे होंगे, फॉर इंस्टेंस लेके चल रहे हैं। ठीक है। कोई इसमें कंफर्म, तो न्यू के ऊपर क्लिक करूंगा। अब मैं डेटाबेस के अंदर से न्यू पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ tbl_chat, और यहाँ पे हम रखेंगे सी आई डी। क्या होगी आपके पास सी आई डी, सी आई डी क्या होगी, नहीं सी आई डी तो होगी, वो मुझे पता है, सी आई डी क्या होगी, प्राइमरी की होगी आपके पास। सही है। सी आई डी, सी आई डी क्या होगी, सी आई डी। सही है भाई। ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे एफ के tbl_u, एफ के मतलब फॉरेन की। अभी मैंने आप लोगों को बताया था फॉरेन की के रिलेशंस कैसे बनते हैं, बताया था ना यहाँ पर अभी टेबल में। ठीक है। तो इसी तरह से हम अब यहाँ पर एक रिलेशन लगाकर देखेंगे।
कि यहाँ पर एफ के यानी कि फॉरेन की, ये किस यूजर की जो है आपके पास चैट है, तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, सिर्फ उसकी आईडी जो होगी वो यहाँ पर रख देंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि फर्स्ट यूजर जो है उसकी फर्स्ट आईडी क्या है, 1। तो 1 का जितना रिकॉर्ड होगा मतलब ये फर्स्ट यूजर का डेटा। क्लियर हो गया यहाँ पे? ठीक है। इसको भी इंटीजर रखेंगे क्योंकि प्राइमरी की वहां पर भी उसकी डेटा टाइप क्या इंटीजर है। उसके बाद यहाँ पर हम रख देते हैं, लेट्स से उसकी कोई चैट है तो हम यहाँ पे चैट रख देते हैं और उसको हम रख देंगे यहाँ पे टेक्स्ट। ठीक है। और टेक्स्ट के बाद हम यहाँ पर लेट्स से कर देते हैं टेक्स्ट है तो टेक्स्ट में हमारे पास आएगी नहीं। अच्छा, अब हम अगर हम इसको चैट एप्लीकेशन के नजर से ही देखें तो उधर एफ के टीबीएल यू रखना एक मीनिंगफुल कॉलम नेम बनता नहीं है, क्योंकि चैट जब भी होती है सेंडर आईडी रिसीवर आईडी इस तरह से आपके पास होता है। मैंने चैट सेंड की है, किसको सेंड किया ये भी तो पता होना चाहिए। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एफ के सेंडर टीबीएल यू। ठीक है। ये यहाँ पर वो आईडी आएगी जिसने सेंड की है। इसी तरह से मैं इसी सेम कॉलम नेम को क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। और यहाँ पर अब मैं किसका रखूंगा, जिसने रिसीव की है। ठीक है। अब क्योंकि दोनों यूजर किस में होंगे, टीबीएल यू में ही होंगे, ऐसा ही है। तो हमारा काम, हमें एक और कॉलम यहाँ पे एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा जिसका नाम होगा क्रिएटेड एट। और यहाँ पर हम इसको कर देंगे डेट एंड टाइम, और डिफॉल्ट में हम बोलेंगे करंट टाइम स्टैम्प। ठीक है। ओके हो गया? कोई मसला मसाइल तो नहीं है ना किसी को? कोई मसला मसाइल है? क्या मसला है? अब देखो हमारे पास यहाँ पे एक टेबल बन चुका है टीबीएल चैट का। सही है। अब हमें इसके अंदर हमारे जो दोनों कॉलम्स हैं, हमें क्या करना है, इसका रिलेशन लगाना है किसके साथ, फॉरेन की के साथ। सही है। तो यहाँ से हम जाएंगे स्ट्रक्चर में, और स्ट्रक्चर में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास आता है रिलेशनल व्यू। यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ से सबसे पहले पूछता है रिलेशन तो लगाने जा रहे हो, रिलेशन का नाम क्या रखूंगा, मैं लिखूंगा कौन कनेक्शन बना रहा हूँ टीबीएल यू से। उसके बाद आपसे पूछता है कॉलम, कौन से कॉलम पे लगाना है, मैंने बोला जो सेंडर वाला है ना उस पे लगा लेते हैं। सेंडर जो है, डेटाबेस कौन सा है भाई, डीबी चैट है। उसके बाद पूछ रहा है टेबल कौन सा है, मैंने बोला टीबीएल यू, और ऑटोमेटिकली वो क्या ले आया, यूआईडी। ऑन डिलीट रिस्ट्रिक्ट, अब क्या होता है जब आप फॉरेन की का रिलेशन एक टेबल को दूसरे टेबल से जोड़ देते हो, तो आईडीज के बिहाव की वजह से वो उसको डिलीट करने नहीं देता और वो उसको अपडेट करने भी नहीं देता। किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या किया होता है, रिस्ट्रिक्ट किया होता है। तो यहाँ से हम इसको क्या कर देंगे, कैस्केड, और यहाँ से भी क्या कर देंगे, कैस्केड। आने दो जाने दो, कोई मसला नहीं है। सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब अगर मैं आपको डेटाबेस दिखाऊं तो यहाँ पर देखो डिजाइनर के अंदर आपके पास ये डेटाबेस। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इसने क्या कर दी है, लाइंस के साथ जोड़ दी। तो अब आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा, ये आपने क्या बना लिया, एक फॉरेन की का रिलेशन बना लिया। सही है। टेबल डेटाबेस बनाना आ गया आप लोगों को। ठीक है। डेटाबेस के अंदर टेबल बनाना आ गया। ठीक है। डेटा टाइप्स का पता चल गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने छोटी छोटी जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं आपने उनको सॉल्व करना स्टार्ट करना। ठीक है। जैसे कि मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ सिनेरियोज दूंगा, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि उसके ऊपर क्या बना लो, एक पूरा का पूरा डेटाबेस बना लो। सही है। सिर्फ कॉपी पेंसिल पे, कोई इतना मुश्किल नहीं, कॉपी पेंसिल पे ड्रॉ कर लो। आपके पास ड्रॉ डॉट आयो एक प्लेटफॉर्म है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जाकर इसके ऊपर भी बना सकते हो। ठीक है।